करीब एक सदी पहले की बात है। एक छोटा सा 7 साल का बच्चा मैसूर पैलेस की विशाल और शानदार इमारत के ठीक बाहर खड़ा था। वो बस एक बार उस महल को अंदर से देखना चाहता था। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? उसे अंदर जाने ही नहीं दिया गया। वजह? क्योंकि वो एक आम सरकारी चपरासी का बेटा था। और सच कहूं तो दोस्तों, यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो गरीबी के अंधेरे से निकलकर असली राजसी ठाट बाट तक कर हैरान कर देने वाला सफर तय करती है। तो चलिए सीधे इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। ये सवाल अपने आप में दिमाग घुमाने वाला है कि आखिर कैसे एक चपरासी के बेटे ने आगे चलकर 15,000 करोड़ रुपए का विशाल पैलेस होटल एम्पायर खड़ा कर दिया। कैप्टन कृष्णन नायर की जिंदगी का ये विरोधाभास ही इस विश्लेषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। आइए इस बेमिसाल सफर को समझते हैं, जहां हर नया मोड़ हमें एक नए मास्टर स्ट्रोक की तरफ ले जाएगा। पहला भाग, महल के बाहर का लड़का। इस सफर की शुरुआत होती है 1922 में केरला के कन्नूर की एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी से, जहां कृष्णन नायर की अटूट लगन ने उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। वो 7 साल का बच्चा जो मैसूर पैलेस को बस बाहर से निहारता रह गया था, जिसे उसकी गरीबी की वजह से अंदर कदम नहीं रखने दिया गया। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है। यही वो बीज था, वो आग थी जिसने आगे चलकर इस पूरी कहानी की नींव रखी। एक ऐसा पल जिसे वो अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूल पाए। अपनी माँ के हाथों में नारियल का तेल निकालते निकालते पड़े छाले देखकर उन्होंने उसी वक्त ठान लिया था कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही उन्हें इस गरीबी से बाहर निकाल सकती है। और उनकी इसी कड़ी मेहनत ने उन्हें आगे चलकर एक लोकल किंग की तरफ से हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दिलवाई। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 20 साल की उम्र आते आते उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली थी। लाइफ सेट लग रही थी, है ना? लेकिन तभी केरला में एक भयंकर अकाल पड़ा, जहां करीब 400 लोगों की जान पर बनाई थी। ऐसे वक्त में उन्होंने बिना सोचे अपनी एक स्टेबल आर्मी की नौकरी छोड़ दी। उन्होंने लोगों तक खाना पहुंचाने का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और ब्लैक मार्केट डीलर्स को सीधा ब्लैकलिस्ट कर दिया जो इस अकाल का फायदा उठा रहे थे। वो अपने इलाके के रियल लाइफ हीरो बन चुके थे। दूसरा भाग, यूनिफॉर्म से उद्यमी तक। आर्मी से आने के बाद की इस एनर्जी से भरी लाइफ में उनकी इसी ईमानदारी ने एक बड़े बिजनेसमैन का ध्यान खींचा और उनकी शादी लीला से हुई। और सच कहूं तो यहीं से एक सच्चे एंटरप्रेन्योर का जन्म होता है। 1952 में अपनी पत्नी लीला के समझाने पर कृष्णन ने आर्मी छोड़ दी और बॉम्बे के बाजारों में कपड़े के सेल्स एजेंट बन गए। सोचिए, कल तक एक सम्मानित आर्मी ऑफिसर और आज बॉम्बे की गलियों में घूम घूम कर ऑर्डर्स ले रहा है। लोग उन पर हंसते थे, लेकिन वो चुपचाप इस बिजनेस की एक एक बारीकियों को मास्टर कर रहे थे। ये उनकी खामोश तैयारी का वक्त था। और उनकी सेल्समैनशिप का जादू तो यहाँ देखिए। तमिलनाडु में उन्हें एक ऐसी खास तरह की फैब्रिक मिली जिसका रंग धोने पर निकलता था और दूसरे रंगों के साथ मिल जाता था। अब आमतौर पर लोग इसे एक बहुत बड़ा डिफेक्ट मानते, लेकिन उन्होंने इसे अमेरिकन बायर्स को कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग फैशन स्टेटमेंट बोलकर पिच किया। यानी हर बार कपड़ा धोने पर एक बिल्कुल नया डिजाइन। ये ब्लीडिंग मद्रास आइडिया अमेरिका में आग की तरह फैला और एक बहुत बड़ा फैशन सेंसेशन बन गया। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि वो सिर्फ एक मिडलमैन बनकर नहीं रुकना चाहते थे। अपने लंदन ट्रिप से इंस्पायर होकर उन्होंने इंडिया में पहली स्कॉटिश लेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा दी, लीला स्कॉटिश लेस। उन्होंने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मशीन्स और बेहद स्किल्ड लेबर का इंतजाम किया। और देखते ही देखते मिस इंडिया मेहर मिस्ट्री से लेकर बॉलीवुड सुपरस्टार राजेश खन्ना तक उनके बनाए कपड़े पहनने लगे। उनका ब्रांड भारत में लग्जरी का दूसरा नाम बन गया था। तीसरा भाग, बर्बादी की कागार। 15 साल की इस बेमिसाल और लगातार ग्रोथ के बाद 1979 का वो साल आया जिसने उनके इस पूरे चमकते हुए बिजनेस एम्पायर को एक ही झटके में हिलाकर रख दिया। 57। ये सिर्फ एक आम नंबर नहीं है। ये वो उम्र थी जब कृष्णन नायर की नेटवर्थ जीरो नहीं बल्कि पूरी तरह से नेगेटिव में चली गई थी। उनकी फैक्ट्री की मशीन्स अचानक खराब हो गई थीं और सरकार ने बाहर से स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट करने पर पूरी तरह बैन लगा दिया था। प्रोडक्शन वहीं रुक गया, बड़े बड़े ऑर्डर्स कैंसिल हो गए और हालत ये हो गई कि मुंबई का उनका अपना घर बैंक द्वारा जब्त हुए की कगार पर आ गया था। सब कुछ हाथ से निकलता दिख रहा था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ऐसे हालात में एक फ्लाइट के दौरान राजेंद्र सिंह से उनकी मुलाकात एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। राजेंद्र को अमेरिकन ब्रांड्स के लिए कैजुअल कपड़े चाहिए थे। कृष्णन ने तुरंत दिमाग लगाया, सस्ती इंपोर्टेड मशीन्स खरीदी,
अमेरिका के मौसम के हिसाब से एकदम मुलायम और हवादार चीज क्लॉथ फैब्रिक चुना और जानते हैं क्या, सिर्फ 14 दिन के अंदर सैंपल्स डिलीवर भी कर दिए। उनकी इस निर्वाणा क्लोथिंग लाइन ने ऐसी धूम मचाई कि अगले ही 12 महीने में उनका पूरा का पूरा कर्ज चुकता हो गया। इसे कहते हैं वापसी। चौथा भाग, पहला महल बनाना। भारत की सबसे बड़े गारमेंट एक्सपोर्टर बनने के बाद जहां लोग आराम करने की सोचते हैं, वहां कृष्णन नायर ने एक ऐसी नामुमकिन सी दिशा चुनी जिसने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के नियम ही पलट दिए। 61 साल की उम्र, सोचिए, जिस वक्त लोग अपने रिटायरमेंट के बाद की छुट्टियों की प्लानिंग करते हैं, उस उम्र में उन्होंने फैसला किया कि वो इस बेहद कॉम्पिटिटिव लग्जरी होटल इंडस्ट्री में उतरेंगे। न्यूयॉर्क के विशाल वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया होटल में ठहरने के बाद उनके अंदर एक नया ख्वाब जन्म ले चुका था, अपने देश में अपना खुद का एक वर्ल्ड क्लास लग्जरी होटल एम्पायर खड़ा करना। अब यहाँ उनकी रणनीति को समझना बहुत जरूरी है। उस वक्त ताज और ओबरॉय जैसे दिग्गज ब्रांड्स साउथ बॉम्बे में पूरी तरह जमे हुए थे। इंडस्ट्री का एक सीधा सा मानना था कि नॉर्थ बॉम्बे के नए एयरपोर्ट के आसपास सिर्फ सस्ते बजट होटल्स ही चलेंगे, लेकिन कृष्णन का विजन बिल्कुल अलग था। वो जानते थे कि मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है और वहां ट्रांजिट करने वाले वीआईपीज और बड़े बिजनेसमैन को एयरपोर्ट के ठीक बाहर लग्जरी चाहिए होगी। ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क था। उन्होंने एयरपोर्ट के पास 13 एकड़ जमीन खरीदी और कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। लेकिन तभी इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज़ रिपोर्ट आई जिसमें उन पर 19 रूल वायलेशंस का आरोप लगाया गया और सारा काम रुकवा दिया गया। ये एक सच में दिल तोड़ने वाला वक्त था, लेकिन आखिर में सच्चाई की ही जीत हुई। तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने पर्सनली एक ऑफिशियल भेजकर जांच करवाई। सारे के सारे आरोप बेबुनियाद निकले और आखिरकार सब कुछ पार करते हुए 12 अक्टूबर 1986 को द लीला मुंबई खुल गया। उनका ये मिडनाइट एडवांटेज वाला दिमाग तो सच में लाजवाब था। ज्यादातर इंटरनेशनल फ्लाइट्स आधी रात को ही आती और जाती थी। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, एक ही कमरा दिन में 2 अलग अलग गेस्ट्स को रेंट पर दिया जा सकता था। सीधा 2 गुना मुनाफा। और सर्विस की तो बात ही छोड़ दीजिए, अगर किसी गेस्ट को गार्डन से गिरे हुए प्लूमेरिया फूल पसंद आ गए तो अगले दिन स्टाफ खुशी खुशी उन्हें फूलों से भरा पूरा का पूरा बोल ही गिफ्ट कर देता था। 5वां भाग, दक्षिण की जीत। मुंबई की इस शानदार सफलता के बाद अब उनकी नज़र आईटी हब बेंगलुरु पर थी। वहां उन्होंने ठीक वैसा ही महल बनाने की ठानी जहां उन्हें बचपन में जाने से रोका गया था। उन्होंने आते ही वहां के मार्केट को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया। ध्यान दीजिए, जहां ताज वेस्ट एंड में 106 और ओबरॉय में 120 कमरे थे, वहीं कृष्णन ने सीधा 256 कमरों का प्रपोजल टेबल पर रख दिया। खुलने से पहले ही उन्होंने सबसे बड़े लग्जरी होटल का ताज अपने नाम कर लिया था। वो अपने दोनों सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स को एक साथ खुलेआम चुनौती दे रहे थे। लेकिन ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा और इतना कॉम्प्लेक्स था कि लगातार डिलेज होने लगे, कर्ज बढ़ता गया और कंपनी लगभग बैंकरप्सी की कगार पर आ गई। ऐसे में उन्होंने अपने पुराने सेल्स स्किल्स को वापस निकाला। उन्होंने सीधे एचडीएफसी के दीपक पारेख को अपना विजन पिच किया। ये इमरजेंसी फंडिंग पास हुई और होटल को फेजेस में खोला गया। उनके इस पिच ने, इस मास्टर स्ट्रोक ने लीला पैलेस बेंगलुरु को आखिरकार एक रियलिटी बना ही दिया। छठा और आखिरी भाग, द क्राउन जूल। अब ये सफर बढ़ चुका था अल्ट्रा लग्जरी के अल्टीमेट बैटल ग्राउंड उदयपुर की तरफ। ये वो आखिरी मंजिल थी जहां खुद को साबित किए बिना द लीला को भारत की टॉप टियर होटल चेन का दर्जा नहीं मिल सकता था। यहां उनका सीधा मुकाबला 270 साल पुराने ताज लेक पैलेस से था। उन्होंने लेक पिछोला के किनारे खंडर जैसी जमीन खरीदी, लेकिन होटल खुलने से ठीक पहले एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। लेक पिछोला पूरी तरह सूख गया। अब बिला पानी के गेस्ट्स नाव से आते कैसे? लेकिन कृष्णन नायर रुकने वालों में से कहाँ थे? उनका सोल्यूशन देखिए। उन्होंने आसपास के अलग अलग परिवारों से जमीन खरीदी और एक पूरी की पूरी नई कनेक्टिंग रोड ही बनवा डाली। उनका जुनून किसी रुकावट के आगे नहीं झुकता था। और सर्विस का लेवल, अगर कोई गेस्ट अपने साथ भगवान की मूर्ति लेकर आए हैं तो स्टाफ ने पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें लाल रेशम के कपड़े और गेंदे के फूल चढ़ाए। पर यहाँ सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक थी उनकी आर्किटेक्चर और लाइटिंग की स्ट्रैटेजी। उन्होंने दुनिया के बेस्ट आर्किटेक्ट बिल बेंजली को बुलाया और होटल के बाहर ऐसी कमाल की स्ट्रेटेजिक लाइटिंग करवाई कि रात में वो एक चमकते हुए हीरे जैसा लगता। ताज लेक पैलेस में ठहरे हुए गेस्ट्स इस चमक को देखकर लिटरली द लीला की तरफ खिंचे चले आते थे। अपना आखिरी दिन आने तक कृष्णन नायर लगातार नए आयाम छूते रहे। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। लेकिन उनकी लेगेसी नहीं रुकी।
2019 से 2021 के बीच लीला पैलेसेस को दुनिया का बेस्ट होटल ब्रांड चुना गया। दोस्तों, ये दुनिया की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का ऑस्कर जीतने जैसा था। एक चपरासी के बेटे ने वाकई एक महल बना दिया था, और वो भी एकदम वर्ल्ड क्लास। तो इस पूरे सफर का सार हम इस आखिरी और बहुत ही ताकतवर विचार से समझ सकते हैं। कैप्टन कृष्ण नैयर हमेशा कहा करते थे कि असफलता एक कॉमा हो सकती है, लेकिन वो कभी फुल स्टॉप नहीं होती। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद जरा सोचिए, हम अपने जीवन की असफलताओं और रुकावटों को किस नज़र से देखते हैं? क्या वो हमें वहीं रोक देती हैं या फिर कुछ नया और बड़ा करने का रास्ता दिखाती हैं? इस पर जरूर विचार कीजिए।